हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप लोगों को मिल जाएगा। रेस्पिरेशन का 1 शॉट वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। इसमें से एक पॉइंट उठाया है मैंने, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो ज़्यादातर बच्चों की डाउट में आया था, कमेंट सेक्शन में आया था कि सर हमको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में नहीं आती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को लेके ही मेरा आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ह्यूमन बॉडी के साइड डिटर्मिनेशन की। ह्यूमन बॉडी का साइड डिटर्मिनेशन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, मेरा साइड डिटर्मिनेशन वाला वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप उसको देख लेना। तो सबसे पहले जब आप बॉडी के साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो 2 टाइप में बॉडी का साइड डिटर्मिनेशन होता है। एक प्रोन पोजीशन का मतलब होता है स्टैंडिंग अप पोजीशन में, और एक होता है सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है लेटी हुई पोजीशंस में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ये सब साइड डिटर्मिनेशन की बात है। तो साइड डिटर्मिनेशन वीडियो में ये मैकेनिज्म के लिए ज़रूरी क्यों है? तो मैकेनिज्म के लिए ज़रूरी इसलिए है कि ये जो सामने आप लोग देख रहे हो ये हमारा थोरेसिक केज है। थोरेसिक केज मतलब तो पिंजड़ा होता है, तो इसको थोरेसिक केज क्यों बोला? थोरेसिक मतलब बॉडी का पार्ट है। थोरेक्स के अंदर ये पिंजड़ा इसलिए इसको बोला, केज इसलिए बोला कि इसके अंदर कौन रखे हुए हैं? लंग्स, मतलब लंग्स को कवर करने वाला बोनी और मसल्स का स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोल दिया थोरेसिक केज। तो यहाँ पर जो तुम देख पा रहे हो बेटा, ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है? थोरेसिक केज। अब इस थोरेसिक केज की बाउंड्रीज की बात करेंगे। जैसा कि तुम देख रहे हो मेरे को वीडियो में, मैं आप लोगों के सामने प्रोन पोजीशन में हूं। अगर यही मैं सुपाइन पोजीशन में होता हूं तो ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये होती है वेंट्रल साइड। कौन सी साइड है ये? वेंट्रल साइड। पीछे वाली साइड है ये है डोर्सल साइड। तो एक हो गया वेंट्रल साइड, एक हो गया ये हो गया वेंट्रल साइड, ये हो गया डोर्सल साइड, और ये जो साइड है अगर सुपाइन पोजीशन में बात करूंगा तो ये हो गया एंटीरियर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हो गया पोस्टीरियर। तो पहले हम थोरेसिक केज को समझ लें। जब हम थोरेसिक केज को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारे लिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं थोरेसिक केज की बाउंड्री की, तो थोरेसिक केज बना किससे है? एक ये बोन है जिसको आप लोग चेस्ट बोन या स्टर्नम बोलते हो, एक की पीछे वाला वर्टिकल कॉलम, मतलब ये हो गया वर्टिकल कॉलम। अगर मैं इस तरीके से हूं तो ये पीछे वाला हो गया वर्टिकल कॉलम, ये हो गया आपका स्टर्नम, और इस स्टर्नम और वर्टिकल कॉलम से लगे हुए हमारे रिब्स, ये क्या है? हमारी रिब्स। तो कहने का मतलब अगर इस स्टर्नम की मैं बात करूं तो ये थोरेसिक केज की जो डोर्सल बाउंड्री है वो बनाई है वर्टिकल कॉलम ने, जो वेंट्रल पार्ट है वो बनाया है स्टर्नम ने, और लेटरल बनाया है किसने? रिब्स ने। तो स्टर्नम, वर्टिकल कॉलम, रिब्स, इससे मिलके बन गया हमारा थोरेसिक केज। तो थोरेसिक केज की अगर मैं एंटीरियर बात करूं तो यहाँ पर एंटीरियर पर ये जो नॉच है ये है, और अगर इसके पोस्टीरियर में बात करूं तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। तो ये जो है ये आपका हो गया डायफ्राम। तो जब हम थोरेसिक केज को देखते हैं तो एक वर्टिकल कॉलम, स्टर्नम, साइड से आ गई रिब्स, और नीचे हो गया डायफ्राम, ऊपर ये नॉच है एक्सटर्नल नॉच, इन सब के बीच में ये बना है थोरेसिक केज। तो इस थोरेसिक केज की 2 बाउंड्री हो गई अकॉर्डिंग टू सुपाइन पोजीशन के। एक हो गया तुम्हारा डोर्सो वेंट्रल बाउंड्री। ऑब्वियसली बात है, डोर्सो वेंट्रल बाउंड्री कौन बनाएगा? ये क्या था? स्टर्नम। ये क्या था? वर्टिकल कॉलम। तो डोर्सो वेंट्रल बाउंड्री जो है, और ये लेटरल में क्या था? रिब्स। तो जो डोर्सो वेंट्रल डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये बता दिया तुम्हारा किसने? स्टर्नम ने, वर्टिकल कॉलम ने और रिब्स ने। ये मिलके कौन सा डायमीटर बन गया? डोर्सो वेंट्रल डायमीटर। और डायफ्राम जो है वो कौन सा डायमीटर बना रहा है? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। तो ये डायमीटर समझाने के लिए मैंने इतनी सी बातें की थी आप लोगों से। तो थोरेसिक केज के जब डायमीटर की मैं बात कर लेता हूँ तो 2 डायमीटर हैं, एक है डोर्सो वेंट्रल डायमीटर और एक है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर डायफ्राम कंट्रोल करेगा, डोर्सो वेंट्रल डायमीटर को
को जो कंट्रोल करेगा वो करेगा तुम्हारा स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। अब बात करते हैं कि जब तुम सांस लेते हो तो कैसे हवा अंदर जाती है और कैसे हवा बाहर आ जाती है, मतलब एयर अंदर कैसे आ रही है और एयर बाहर कैसे जा रही है। इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, आप लोग जानते हो। एक है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब एयर को अंदर लेना, दूसरा है एक्सपिरेशन मतलब एयर को बाहर निकालना। तो दो प्रोसेस हैं, तो इस मैकेनिज्म को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया, और एक है मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन, सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया। ये दोनों चीजें कैसी होती हैं इसी को मैं डिटेल में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर ये जो दो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, तो पहले आप समझ लें सिंपल सा, फिर हम डायग्राम के रिलेटेड बात करेंगे। जब आपकी ये मूवमेंट होती है, ये क्या था स्टर्नम, ये क्या है वर्टिब्रल कॉलम, इसकी जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट होती है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। मतलब जो स्टर्नम है, स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम यहाँ है, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ जाएगा तो ये डायमीटर बढ़ जाएगा। भाई देखो ना, सीधी सी बात है, कोई पोजीशन पे ये है, अभी ये इतना सा डायमीटर है, ये पोजीशन, जब ये उठ के इधर आएगा तो इन दोनों के बीच का डायमीटर बढ़ जाएगा। तो स्टर्नम की मूवमेंट जब अपवर्ड और फॉरवर्ड होती है तो डायमीटर बढ़ जाता है, और कौन सा डायमीटर बढ़ जाता है, डोर्सो वेंट्रल डायमीटर। तो सीधी सी बात है कि जब ये डायमीटर बढ़ गया तो तुम लोगों को पता है कि जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, डायमीटर ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आप लोगों को एक रूल भी पता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर की मूवमेंट किधर से किधर होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब दोबारा से समझना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। मतलब क्या हुआ, अभी मैं केवल एक डायमीटर की बात कर रहा हूँ, मैंने दो डायमीटर आपके बताए थे, एक डायमीटर की बात कर रहा हूँ कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम की मूवमेंट हो गई अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। अपवर्ड फॉरवर्ड होने से ये डायमीटर बढ़ गया थोरेसिक कैविटी का, और थोरेसिक कैविटी का डायमीटर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। तो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम हो गया, किसके कंपेयर में, बाहर के कंपेयर में, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में थोरेसिक कैविटी का प्रेशर जो है वो कम हो गया। मतलब एटमॉस्फेयर पर अगर आप बात करोगे तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, और जो थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, क्यों बढ़ गया वॉल्यूम, क्योंकि डायमीटर बढ़ गया। और डायमीटर क्यों बढ़ गया, क्योंकि स्टर्नम ने अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट कर दी। तो इन सब का रिजल्टेंट क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया थोरेसिक कैविटी में, एक रीजन हो गया। दूसरी बाउंड्री कौन डिसाइड कर रहा था, डायफ्राम डिसाइड कर रहा था। तो ये सपोज दैट डायफ्राम है, डायफ्राम की पोजीशन आप लोग देख पा रहे हो, ये डायफ्राम है। डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो डोम शेप्ड होता है, डोम मतलब डोम जैसा, तो ये डोम शेप्ड है। तो देखना जरा एक मिनट अच्छे से, अगर तुम प्रैक्टिकल देख लोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये पोजीशन है आपकी ऊपर वाली, ये नीचे वाली में डायफ्राम इस पोजीशन में लगा हुआ है, मतलब डोम शेप्ड है। जैसे ही मैं इस डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होकर डायफ्राम यहाँ आ गया। अभी डायफ्राम कहाँ था, यहाँ, अभी कहाँ आ गया, यहाँ। तो ये डायमीटर बढ़ गया। तो ये डायमीटर कौन सा बढ़ गया बेटा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ गया, ये वाला डायमीटर बढ़ गया। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से, डायफ्राम नॉर्मल कैसा होता है, डोम शेप्ड। फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का कि डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में कैसा होता है, तो आंसर है डोम शेप्ड। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैट हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ गया। इस बार जो डायमीटर बढ़ा वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा, तो डायमीटर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। फर्दर थोरेसिक का प्रेशर कम हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो इन दो फिनोमिना ने
कौन से दो फिनोमेना? पहला स्टर्नम की मूवमेंट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, दूसरा डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होकर फ्लैट हो जाना। इन दो फिनोमेना ने थोरेसिक कैविटी के दो डायमीटरों को बढ़ा दिया। डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर को बढ़ा दिया तुम्हारा स्टर्नम की मूवमेंट ने, और एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर को बढ़ा दिया डायफ्राम की मूवमेंट ने। ये दोनों क्वेश्चन नीट के फेवरेट हैं कि डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर कैसे बढ़ता है स्टर्नम की अपवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट से, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कैसे बढ़ता है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से। रिजल्टेंट क्या हुआ? थोरेसिक कैविटी का डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इन्वर्सली होता है, तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया, किससे कम हो गया? एटमॉस्फेयर एयर से कम हो गया। तो एटमॉस्फेयर एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर गई और अंदर आ गई। इंस्पिरेशन में ये दोनों डायमीटर बढ़ जाते हैं। दोनों डायमीटर बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है थोरेसिक कैविटी का, तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है, मतलब इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। इसके अपोजिट एक्सपिरेशन में होता है। एक्सपिरेशन में क्या होगा? फर्दर ये जो मूवमेंट हुई थी, ये मूवमेंट अभी कैसी थी? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स होने पे क्या होगा? देखो, जस्ट रिवर्स होने पे क्या होना है? अभी हमने इंस्पिरेशन देखा और इंस्पिरेशन में वो जो एयर है वो बाहर से अंदर आ गई, मतलब सांस अंदर आ गई। अब क्या होना है? अब जो मूवमेंट अपवर्ड फॉरवर्ड हुई थी वो बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट क्यों बोलते हैं? नीट का फिर से फेवरेट क्वेश्चन कि स्टर्नम की मूवमेंट कैसी है? बकेट हैंडल मूवमेंट है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सुन लो। आप लोगों ने कभी वॉशरूम से बाल्टी भरी होगी, तो बाल्टी को जब आप पानी से भरते हैं, मैंने आप लोगों से बोला कि बाल्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप लोगों ने बाल्टी को पानी से भरा और पानी से भराने के बाद ये बाल्टी है, अब उसको आपको उठाना है, तो क्या करेंगे? आप उस हैंडल को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे उठाएंगे और ऐसे उठाने के बाद चल देंगे। तो आपने जब उसको उठाया तब तो आपने इस तरीके से मूवमेंट की हैंडल की, लेकिन जब तुम छोड़ने जाओगे, जब उस बाल्टी को दूसरी जगह रखोगे, तो क्या इस तरीके से उसको वापस करोगे? क्या नहीं करोगे ना। क्या करोगे? जैसी बाल्टी रखी वैसी हैंडल छोड़ दिया, और हैंडल छोड़ दिया तो अपने आप वापस आ गया। मतलब पैसिव प्रोसेस हो गई, मतलब एनर्जी का यूज नहीं हुआ। हमने हैंडल को जस्ट छोड़ा, हैंडल अपने पास जगह पर आ गया। सेम सिचुएशन यहाँ पर स्टर्नम की मूवमेंट में होती है। जब हमने इंस्पिरेशन किया तब हमने मूवमेंट की उसकी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, एनर्जी का यूज किया, लेकिन जैसे ही हमने उसको एनर्जी नहीं दी वो वापस से रिलैक्स हो गया, अपनी जगह अपने आप आ गया। तो ये मूवमेंट कहलाती है बकेट हैंडल मूवमेंट। एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं हम? अब इस मूवमेंट की वजह से अब जो मूवमेंट हुई वो कैसी हुई? वो हो गई बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। और बैकवर्ड डाउनवर्ड होने से अभी क्या था? जैसे ये वर्टिकल कॉलम है, ये स्टर्नम है, स्टार्टिंग में क्या हुआ? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायमीटर बढ़ा। अब क्या होगा? बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायमीटर कम हो जाएगा। ऐसे ही जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हुआ था वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होके जो फ्लैट हुआ था, रिलैक्स नहीं सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट होके जो फ्लैट हुआ था वो वापस से क्या करेगा? वापस से रिलैक्स होके डोम शेप्ड हो जाएगा। तो दोनों की वजह से ये वापस से डोम शेप्ड हुआ, इसकी वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम हुआ, वो वापस से बैकवर्ड और डाउनवर्ड आया, उसकी वजह से डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर कम हुआ। इन दोनों डायमीटर कम होने की वजह से, ये दोनों डायमीटर कम होने की वजह से डायमीटर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, और वॉल्यूम कम हुआ तो कहीं ना कहीं प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब ये जो थोरेसिक का प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एयर का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा बेटा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब एयर जो है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों डायग्राम तुम देख सकती हो। इस वाले में इंस्पिरेशन हो रहा है, मतलब एयर बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। इस वाले में एक्सपिरेशन हो रहा है, मतलब एयर अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि इसमें डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर और एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा। डायमीटर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ मतलब यहाँ पर प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है एयर का, और यहाँ कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। तो एयर हाई टू लो की तरफ गई, मतलब अंदर की तरफ आ गई। जब यहाँ पर देखा तो वापस से रिएक्शन हुई, उसकी मूवमेंट, स्टर्नम की मूवमेंट डाउनवर्ड
और बैकवर्ड हुई। इसकी वजह से डोर्सो वेंट्रल डायमीटर कम हुआ और जो डायफ्राम था वो रिलैक्स होकर डोम शेप्ड हो गया। इसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम हुआ, डायमीटर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो गया, हाई प्रेशर हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो प्रेशर हो गया, एयर बाहर की तरफ आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत अच्छे से समझो, कॉन्सेप्चुअली समझो, क्योंकि इस पर जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपसे क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। हमारा चैनल पे एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करो तो हम आपको नीट 2022 तक फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी का सपोर्ट देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.